नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। आप तो बिल्कुल होली के रंग में दिख रहे हैं। मुझे लगता है होली की पूरी तैयारी कर ली आपने। जी हाँ, होली का माहौल है और टैक्स पेयर्स से जुड़ने का मुझे लग रहा है ये एक अवसर भी है लक्ष्मण साहब में। बिल्कुल, तो कुछ खास आपने तैयारी की है होली की? जी हाँ, हमने सोचा लक्ष्मण के टैक्स पेयर्स को जो होली पे रंग दिखाई देते हैं, मैंने देखा होली पे ज्यादा रंग कौन से दिखाई देते हैं, तो मुझे 5 रंग दिखाई दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना टैक्स पेयर्स को इन रंगों से जोड़ दिया जाए। तो आपकी अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं टैक्स पेयर्स को इन रंगों से जोड़ने की, जो सबसे मशहूर 5 रंग दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको 4 लाइनों में आपको कनेक्ट करके बताता हूं। हाँ। जंग के बादल जब दुनिया पर मंडराएं, जंग के बादल जब दुनिया पर मंडराएं, शेयर मार्केट भी जब अपने बेस की तरफ बढ़ जाएं, शेयर मार्केट भी जब अपने बेस की तरफ बढ़ जाएं, तेल की कीमतें जब रातों की नींद उड़ाएं, तेल की कीमतें जब रातों की नींद उड़ाएं, ऐसे में टैक्स गुरु की है ये तमन्ना, ऐसे में टैक्स गुरु की है ये तमन्ना कि होली के इन 5 रंगों की रंगत, होली के इन 5 रंगों की रंगत आपकी जिंदगी में 5 इनकम के सोर्स बनकर छा जाएं। बिल्कुल, क्या खूब आपने कही है। तो इन्हीं के साथ शुरू करते हैं इनकम टैक्स स्पेशल ये टैक्स गुरु, और बता दें कि अगले आधे घंटे तक कुछ ऐसी खास बातें आपको बताएंगे इस शो में। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स में कहां छिपा है होली के रंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करें जिनके संग। साथ ही ये भी बताएंगे कि सर्जरी पर खर्च हुए भारी भरकम रकम पर कैसे मिलेगी टैक्स छूट, और फ्रीलांस से विदेश से हुई है कमाई तो जीएसटी बचाने का क्या है तरीका। इन सारे टॉपिक पे बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में ही कोहली साहब ने कहा कि हम 5 ऐसे रंग बताने वाले हैं जो होली से मिलते जुलते रंग हैं, लेकिन आपके इनकम के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिसको जान लेना। तो कोहली साहब, क्यों ना उसी से शुरुआत की जाए शो की। वो कौन से 5 रंग हैं जो आपको लगता है कि हर टैक्स पेयर्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफी 2 साल बाद मुझे लगता है कि एक बार फिर से कोरोना फ्री होकर के लोग बिल्कुल बेहिचक तरीके से होली खेलेंगे। जी हाँ लक्ष्मण, 5 रंग जब ढूंढने की कोशिश की गई इस होली पर, तो लाल रंग सबसे ज्यादा दिखा। और लाल रंग मुझे लग रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी को डोनेट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स भी सैलरी के हैं, सबसे ज्यादा टैक्स भी वही देते हैं, सबसे ज्यादा लाल रंग दिखता है। सैलरी के टैक्स पेयर ज्यादा गलती भी नहीं कर सकते, रेड अलर्ट है इनके लिए। तो मैं सकता हूँ सबसे ज्यादा योगदान लाल रंग का है। उसके बाद जो मुझे रंग दिखा वो हरा दिखा। अब मैंने सोचा कि हरा रंग जो है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हरा रंग मतलब ग्रीन लाइट, आपको तो चारों तरफ हरियाली, जितनी मर्जी डिडक्शंस क्लेम करिए। बिजनेस इनकम का कुछ कैरेक्टर ही ऐसा है कि आप जितने मर्जी खर्चे क्लेम कर सकते हैं, जो कि सैलरी वाले नहीं कर सकते। उसके बाद मुझे देखा लक्ष्मण नीला रंग, ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर इन्फिनिटी को डिनोट करता है, अथाह असीमित को डिनोट करता है। तो मुझे लगा कैपिटल गेन टैक्स का जो सोर्स है वो कैपिटल गेन में भरपूर टैक्स जाता है। बहुत सारा आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, बहुत टैक्स देना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है ये नीला रंग कहीं कैपिटल गेन में जाके चिपक जाता है। उसके बाद मुझे दिखाई दिया पीला रंग। अब जो चौथा सोर्स है इनकम का, हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं समझता हूं धूप में बैठ के, सनशाइन में बैठ के आपकी आमदनी आती रहती है, आराम से किराए की इनकम आपको आती रहती है। मुझे लगा पीला रंग वहां बिल्कुल फिट बैठता है। और आखिरी रंग जो कि गुलाबी है लक्ष्मण, और आखिरी सोर्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये गुलाबी रंग प्रेम, हैप्पीनेस, लव, हैप्पीनेस, इसको डिनोट करता है। ये फेमिनिज्म को भी डिनोट करता है। तो मुझे लगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चारों तरफ खुशियां फैलाता है, लोग गिफ्ट देते हैं, इंटरेस्ट की इनकम होती है, महिलाएं बहुत सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जुड़ी होती हैं। तो मुझे ये गुलाबी रंग लगा। तो देखिए पांचों के पांचों रंग, 5 रंग और 5 इनकम के पॉसिबल सोर्सेज लक्ष्मण कैसे जाके जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको मैं देख रहा हूं कि आप व्हाइट और हरा रंग दोनों आपने धारण कर रखा है। तो ये क्या आपके इनकम को संकेत करता है या फिर आपका अपना पसंदीदा कलर है? नहीं, मेरा पसंदीदा कलर है। और होली के मौके पे मुझे लगा सफेद रंग कहते हैं पहनना चाहिए, कि कोई आपके ऊपर रंग डाले तो कम से कम उसका रंग दिखाई तो दे। आप लोग रंग बिरंगा पहनते हैं, वो रंग पता ही नहीं लगता किधर चला जाता है। मैंने इसलिए सफेद पहना है। अच्छा, उसमें हरा भी था, तो मुझे लगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो आपने हरा रंग बताया उसी का संकेत तो आप नहीं दे रहे हैं हरे रंग को उसको डाल करके। बिजनेस प्रोफेशन से आता हूं तो इसलिए मैंने हरा रंग पहना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, तो मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। चलते हैं देहरादून सबसे पहले, जहां से हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर केसी कौशल साहब। कौशल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप?
नमस्कार सर, नमस्कार सर। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीएचडी वाले डॉक्टर हैं कि मेडिकल डॉक्टर हैं? कौशल है सर, मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ। पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, अरे वाह, बताएं। सबसे पहले मेरा तो सवाल लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर केपी कौशल देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरा शरद कोहली जी से और लक्ष्मण जी से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये प्रोग्राम पिछले 5 साल से रेगुलर देख रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा इनकम टैक्स की प्लानिंग के लिए बहुत ही हेल्प करता है। मेरा सवाल प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर 44 AD के ऊपर है। मेरी केमिस्ट शॉप का टर्नओवर 60 लाख है। मैं सारी दवाइयां चेक पेमेंट द्वारा खरीदता हूं, मगर कुछ मेडिसिन डिजिटल पेमेंट एंड कार्ड से बेची जाती हैं और कुछ मेडिसिन कैश पेमेंट द्वारा बेची जाती हैं। कैश के लिए 8% प्रेजेंटिव टैक्स टर्नओवर का कैलकुलेट करते हैं और डिजिटल के लिए 6% का प्रावधान है कि 6% का कैलकुलेट करते हैं। अगर 50% कैश और 50% डिजिटल पेमेंट रिसीव हो तो क्या मुझे 7% टर्नओवर का 7% यूज कर सकता हूं, या कैश एंड डिजिटल रिसीव के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कौशल साहब, आपने सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों का हौसला बढ़ाया, आप अपने तारीफ भरे शब्दों के जरिए। और कोहली साहब से कहूंगा, कोहली साहब बताइए क्या सुझाव देंगे इनको? कौशल देखिए, 7% तो कोई रेट नहीं होता है, पर उसमें आप देखेंगे जब आप प्रिजम्पटिव टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो उसमें डिजिटल का अलग कॉलम है और कैश का अलग कॉलम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैश पर 8% जाएगा, डिजिटल है तो 6% जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप उसी पे छोड़ दीजिए, हम 7% को स्टैंडर्ड रेट नहीं होता। आपने जो बाद में बात बोली डॉक्टर कौशल, वो बहुत पते की थी। बिल्कुल वो प्रोपोर्शनेट प्रो रेटा उसी हिसाब से उसको ले लेगा। तो आप कैश को अलग भरिए, डिजिटल को अलग भरिए और बिल्कुल प्रिजम्पटिव टैक्स का इस होली के मौके पे फायदा उठाइए। जी, तो बिल्कुल आप होली के मौके पे इस टैक्स का फायदा उठा सकते हैं और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, तो हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अगला सवाल लेते हैं वडोदरा से। केजी सुधार जी का सवाल है हमारे पास और ये फोन कॉल पे जुड़ने वाले तो शायद जुड़ नहीं पाए हैं। तो ये इनका कहना है कि ये शेयर खरीदने और बेचने के लिए एनआरआई बैंक खातों से एनआरई पिन और नॉन पिन डीमैट अकाउंट ऑपरेट करते हैं और कंपनी और बैंक द्वारा संबंधित खातों से इनकम टैक्स अथॉरिटी को टीडीएस डिडक्ट भी करवाते हैं और वहां जमा भी करते हैं जो इनका टीडीएस बनता है। अब ये सवाल इनका ये है कि ये रिटर्न मनी कहां जमा कराएं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या बता सकते हैं? कोहली साहब। लक्ष्मण, इनको रिफंड लेने में शायद दिक्कत आ रही है। मुझे भी कुछ लोग रिफंड को रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न मनी लिख देते हैं। जी, तो देखिए हम आपको दे देते हैं ईमेल आईडी और आप उसका यूज करिएगा। नोट करिए आप itr.helpdesk@incometax.gov.in। फिर से बोलता हूं, itr.helpdesk@incometax.gov.in। इस पे आप लिखिए। इससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ई निवारण की प्रक्रिया को भी इस्तेमाल करें, जिसको रिफंड री इशू रिक्वेस्ट होती है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर भी नहीं होती तो इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल भेजिए, बाकायदा आपका रिफंड आएगा और हमें बताइएगा जब आएगा तो। जी, रिफंड अटकता क्यों है कोहली साहब? कुछ अगर कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं इसके बारे में कुछ बता दें तो बाकी दर्शक जो है उनके लिए भी काफी इस काम की बात हो सकती है। जी, बहुत सारे कारण होते हैं लक्ष्मण। ज्यादातर मैंने देखा है बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत भरी होती हैं, उसके कारण हो जाता है। या रिटर्न आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, उसका रिफंड थोड़ी देर में प्रोसेस होता है। कई बार कोई डिटेल्स भरने में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे एक बार हम लक्ष्मण इसी पे शो करेंगे कि रिफंड किन किन कारणों से अटकते हैं और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हम इस तरह याद दिलाई। बिल्कुल, तो चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अगर आप रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं तो इस पर किस तरह से बनती है टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हाजिर है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, कई सारे सवाल हमारे पास हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब लें उससे पहले एक जो चीजें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई लोगों को नई नई चिट्ठियां आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो सेक्शन है 148A उसके आधार पर कुछ पुराने मामले भी खोले जा रहे हैं। क्या है माजरा? जी हाँ लक्ष्मण, इस बजट में सेक्शन 148A नया लाया गया। अब सेक्शन 148 होता था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, मतलब आपका कोई पुराना इनकम जो दिखाने से रह गया और डिपार्टमेंट को पता लग गया तो वो केस को दोबारा खोल लेते थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया सॉफ्टवेयर लिया, उसका नाम है इनसाइट। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो डेटा माइनिंग होती है उस डेटा में से ये ऐसे केसेस निकाल लेता है जहां पर सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, होता तो रैंडम सिलेक्शन है,
तो उसको फिर अगर 50 लाख तक का मामला होता है तो ये 4 साल तक केस को खोल सकते हैं सेक्शन 148 के अंतर्गत। अगर 50 लाख से ऊपर का मामला है तो उसको 10 साल तक खोल सकते हैं। तो अब 31 मार्च से पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 साल 10 साल की लिमिट है, तो 31 मार्च पे कुछ साल ऐसे होंगे जो टाइम बार हो जाएंगे। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फटाफट ये नोटिस भेज रहा है जिससे कि उन लोगों को तहकीकात की जाए। बेसिकली 148A के अंदर अब आपको एक नोटिस पहले भेजना पड़ेगा केस को रीओपन करने से पहले। पहले ये सुविधा लक्ष्मण नहीं होती थी, पहले सीधा ही केस को खोल दिया जाता था। अब 148A के होने से 1 हफ्ते का टाइम मिल जाता है एसएससी को कि वो ये आके समझाए कि क्या ये जो अंदेशा है डिपार्टमेंट को ये सही है या गलत है। कोहली साहब, लेकिन ये 4 साल 5 साल 10 साल ये काफी पुराना मामला नहीं है? टैक्स पेयर्स कैसे इन सब चीजों को याद रखें? मान 1000-2000 का टैक्स की बचत कहीं नहीं चुका पाए हो, बड़ा मुश्किल इनका पता लगा पाना। 1000-2000 की बचत को तो ध्यान नहीं दिया जाता है, पर बहुत सारे ऐसे शातिर दिमाग होते हैं जो कि इनकम को चूक जाते हैं, जानबूझ के नहीं दिखाते, मन में थोड़ी शैतानी आ जाती है और डिपार्टमेंट को कहीं से खबर लग जाती है, भनक पड़ जाती है। कई बार इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है, वहां भनक पड़ जाती है कि ये इनकम को छुपाया गया, इसलिए ये सेक्शन 148 बनाया गया। इसको कहते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अगर भूल गए हैं तो 10 साल तक, 50 लाख से ऊपर का है तो 10 साल के भी गड़े मुर्दे उखाड़ के ले आएंगे लक्ष्मण। तो ये कि आपको मौका दिया जा रहा है उस टैक्स को चुकाने का, या फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, आपको ब्याज लगाया जाएगा? जी, सेक्शन 148A जो नया आया है उसके अंतर्गत आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक मौका दिया जा रहा है। पहले 148A नहीं था, सीधा ही टैक्स को केस को खोल दिया जाता था। अब एक्सप्लेन करने का आपको नोटिस देके 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं सोच रहा हूँ कोहली साहब की गर्मी काफी जहाँ बढ़ गई है, तो क्यों ना शिमला चला जाए। शिमला से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं संजीव सहुटा साहब। मेरा सवाल है ये, अगर एनुअली ब्रदर को 50,000 गिफ्ट दिया जाए और भतीजा और भतीजी को भी एनुअली शेयर कुछ गिफ्ट दिए जाए, तो कहाँ तक इसमें दोनों ओर से टैक्स एग्जम्पशन है? ठीक। और एक सवाल और है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो अगर उसमें कैपिटल गेन बनता है तो उसमें प्रॉपर्टी में अगर लैंड ली जाए हाउस के लिए, प्लॉट लिया जाए, तो उसमें कुछ एग्जम्पशन मिल सकती है? पहले देखिए, आपका भतीजा भतीजी से आपके भाई को आप जो भी गिफ्ट देंगे, देने वाले लेने वाले के हाथ में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 56(2)(10) के अंतर्गत रिश्तेदारों की लिस्ट दी हुई गई है। भतीजा भतीजी बाकायदा उस लिस्ट में आते हैं, पर उन भतीजा भतीजी को जो गिफ्ट देंगे उससे जो इनकम होगी वो उनके पेरेंट्स में हाथ में जाके क्लब हो जाएगी। ये तो रहा ठंडा वाला जवाब। अब गर्म वाला जवाब ये है कि आप प्लॉट हाउस को बेच के लैंड लेंगे अगर संजीव जी, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आप घर बेच के घर ले सकते हैं, या घर बेच के आप जो गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होती हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं, पर ये घर बेच के लैंड लेने से नहीं बनेगी। हाँ, लैंड पे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर लें 3 साल के अंदर, फिर बात बन सकती है संजीव जी। जी अगला सवाल लेते हैं कोहली साहब दिल्ली से। ये मानिक गुप्ता जी का सवाल है। दरअसल इन्होंने अपने वाइफ के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए 1,20,000 रुपए खर्च किए, और इस खर्च का पेमेंट इन्होंने खुद किया क्योंकि बीमा कंपनी ने इस खर्च को, इस बीमारी को इंक्लूड करने से मना कर दिया था। अब ये जानना चाहते हैं कि इस सर्जरी पर जो खर्च हुआ है, क्या इसके द्वारा इसको किसी तरह के टैक्स क्लेम कर सकते हैं इस पे? जी हाँ मानिक जी, हम पहले तो ये उम्मीद करते हैं कि जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी वो सफल रही, आपकी पत्नी अब स्वस्थ हैं। बिल्कुल, आप 80DDB एक सेक्शन है, नोट कर लें। उसके अंतर्गत 40,000 अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, 1 लाख अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, ये एग्जेम्पशन आप 80DDB में क्लेम कर सकते हैं जो भी आपने खर्च अपनी पत्नी के लिए किया। इसमें कुछ बीमारियां लिस्ट की गई हैं, मैं बीमारियों के कुछ एक को नाम बता देता हूं। हम आपकी जाती बीमारी यहाँ ऑन एयर पूछना नहीं चाहेंगे। इसमें डिमेंशिया है, इसमें पार्किंसंस डिजीज है, मैलिग्नेंट कैंसर है, किडनी फेलियर है, और भी बीमारियों के नाम है। आप उस लिस्ट को चेक करिएगा, अगर उसमें कहीं फॉल कर रहा है तो बाकायदा 40,000 नॉन सीनियर सिटीजन, 1 लाख अगर आप सीनियर सिटीजन है, 80DDB में आप ले सकते हैं। अच्छा, मान लिया जाए इसमें कई बार ऐसा सिस्टम होता है कि आप 50% पेमेंट आपको बीमा कंपनी से मिलता है या CGHS से मिलता है, तो ऐसे केस में अगर 50% खर्च करते हैं तो उसको भी क्लेम करने का प्रावधान होता है कि नहीं? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 80D में अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो फिर नहीं मिलेगा, पर 80DDB के अंतर्गत आप ले सकते हैं। पर वो जो बीमारियों का स्केड्यूल है वो एक बार जरूर चेक कर लें। भगवान ना करे किसी को उसमें से कोई भी बीमारी कभी भी हो,
कभी भी हो। बिल्कुल, तो इसको शेड्यूल को चेक कर लीजिए और फिर इसके हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस क्लेम, माफी चाहूंगा, इनकम टैक्स में छूट आप ले सकते हैं एक सीमा तक। उसके कुछ किंतु परंतु हैं, उस फाइन प्रिंट्स को जरूर आप देख लें। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि फ्रीलांस से अगर विदेश से हुई ये कमाई कैसे बचा सकते हैं जीएसटी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, हम लोग जीएसटी पे बाकी सवालों के जवाब लें उससे पहले जीएसटी पे एक बड़ा ही दिलचस्प डिसीजन आया है। वो डिसीजन ये कहता है कि अगर आप पिज्जा ले रहे हैं तो आप पिज्जा के साथ टॉपिंग्स ले रहे हैं तो दोनों पे जीएसटी के रेट अलग अलग होंगे। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि आखिर ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पिज्जा जो लेगा वो तो जाहिर तौर पर टॉपिंग्स भी ले ही रहा होगा और कई लोग टॉपिंग्स के बड़े दीवाने होते हैं। तो ये माजरा क्या है? जी हाँ लक्ष्मण, अथॉरिटी ऑफ एडवांस्ड रूलिंग हरियाणा का ये निर्णय आया कि जो पिज्जा की टॉपिंग है वो चीज की बनी होती है। अब चीज पे तो वैसे कोई स्पेशल वो वाला रेट नहीं है, हायर रेट जिसको हम बोले। और पर उन्होंने कहा कि पिज्जा की टॉपिंग में जो मोज़रेला चीज होता है उसमें वेजिटेबल फैट्स होते हैं, तो उस पे तो 18% लगना चाहिए। मजे की बात यह, पिज्जा का बेस लेने आप जाएं तो 12%, पिज्जा आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं तो 5%, पर वो कहते हैं इस टॉपिंग पे 18%, पिज्जा डिलीवरी लेते तो पूरे पे 18% होता है। पर उनका कहना यह है कि आप अगर रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, वो पिज्जा की टॉपिंग लगी है तो उस पे अब 18% पिज्जा की टॉपिंग, तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया। भला रेस्टोरेंट कैसे बिलिंग करेगा, टॉपिंग की अलग करेगा, पिज्जा की। अब अगली बार जब आप अपना फेवरेट मार्गरीटा पिज्जा मंगाएंगे लक्ष्मण, तो आपको उसमें हो सकता है कि 2 रेट दिखाई दें अगर ये रूलिंग अप्लाई की जाती है। ये वही लस्सी और दूध वाला याद आ गया आपको, याद होगा हमने कुछ समय पहले लस्सी और दूध, पराठे और मुझे लग रहा है खाने में हमारी जो जीएसटी अथॉरिटीज हैं, मुझे लग रहा है या तो स्वाद लेती हैं या स्वाद लेके अलग अलग रेट लगा देती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये हालांकि बड़ा ही पेचीदा, मुझे लग रहा है इसको लागू करना ही बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन खैर डिसीजन है तो आप तक मैंने पहुंचाया और कोहली साहब ने बिल्कुल उसको स्पष्ट किया कि आखिर किस तरीके से क्यों अलग अलग ड्यूटी की बात की जा रही है। वापस चलते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ दिनेश बाबू जी फोन लाइन पे जुड़ गए। दिनेश जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? सॉरी साहब जी बताएं। जैसे एक्चुअली क्या है, मेरी डॉटर एक एक्सपोर्ट का काम करती है, तो वो अपनी रिटर्न भरा करती थी 2017, 18, 18, 19 के अंदर उसका आईटीसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो गया। हमें मालूम नहीं था कि ये हमारे को कभी टाइम बाउंड हो जाएगा। चलो हो गया, हमारी गलती थी, टाइम बाउंड हो गया। अब वो ये बोलते हैं आप इसको क्लेम नहीं कर सकते इनपुट ऐसे, आप इसको खाली जीएसटी रिफंड अगेंस्ट जीएसटी एक्सपोर्ट पेड के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर उस लड़की की शादी हो जाती है और वो अपना काम बंद कर देती है तो क्या ये हमारे पैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे को नहीं देगी या ये ले जाएगी? दिनेश जी देखिए, एक फॉर्म 3B होता है जिसमें रिटर्न फाइल की जाती है। तो अगर ये आपका जो पेंडिंग आईटीसी क्लेम है अगर उस 3B में राउट हो गया है, मतलब उसमें अगर दिखाई दे रहा है, तो फिर जब आपके बिटिया की शादी हो जाती है और वो बिजनेस को बंद करती है, स्टॉक बेचती है, तो उसमें आईटीसी क्लेम कर लेंगे। अगर 3B में नहीं हुआ है तो वाकई ये टाइम बार हो चुका है। आपकी बात इसमें भी ठीक है, क्योंकि जीएसटीआर 9 फाइल होने से पहले उसको क्लेम करना होता है। पर अगर 3B में है तो वो एक्यूमुलेट होता जाता है, उसको आप बाद में कभी भी ले सकते हैं। एक बार चेक करिए कि 3B में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिनेश जी चलिए अगला सवाल लेते हैं। चंदन चक्रवर्ती साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। चंदन जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल है, आई एम एंगेज इन प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर। So I am expecting to get some accounting work from US startups during the coming year. So am I liable to pay tax on the amount received from US? And is there any way I can avoid paying GST on these payments? जी हाँ चंदन जी, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ बैठ के और यूएस के क्लाइंट्स को सर्विस कर रहे हैं। देखिए LUT होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। 31 मार्च से पहले बड़ा ठीक टाइम आपने फोन किया है वैसे, 31 मार्च से पहले अगले साल के लिए LUT फाइल कर दीजिए। उसमें बताइए कि आप अपनी सर्विसेज अमेरिका के क्लाइंट्स को देंगे, जिसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं, और आपको कोई जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। होली के मौके पर आपको मुंह मीठा करने वाली खुशखबरी दी है, कोई जीएसटी नहीं भरना, LUT भरिए और निश्चिंत होकर पूरे साल एक्सपोर्ट सर्विसेज दीजिए। तो इसको एक्सपोर्ट सर्विस के तौर पर माना जाए, क्यों कोहली साहब? इस वजह से जीएसटी नहीं देना पड़ेगा?
जी जी बिल्कुल। इसमें- पर अगर LUT 31 मार्च से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म में फाइल किया है तो रिलेटिव फाइल कर देते हैं 31 मार्च से पहले तो फिर आपको जो है सो इससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक मुद्दा, चूंकि होली का समय है, लोग कई लोगों को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते भी हैं, तो एक हर बार एक सवाल आता है, कई सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं, वो है गिफ्ट की पैकिंग को लेकर के कोहली साहब, कि कई बार गिफ्ट के पैकिंग में कई सारे सामान होते हैं, आइटम होते हैं, जिसपे अलग अलग GST की दरें होती है। तो चूंकि मौका खास है तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें हमारे दर्शकों के लिए, जो कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी उनके लिए भी, और जो बाजार से खरीदने जाते हैं उनको भी मिला है कि हमको कोई बेवकूफ बना रहा है, GST ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, उस पे गिफ्ट पैक पे GST की दरें किस तरह से कैलकुलेट होती हैं? जी हाँ, उस गिफ्ट पैक पर नजर डालें, उसके अंदर झांकें, और जो उसको सप्लाई कर रहा है, जो जिस आइटम का सबसे ज्यादा रेट होगा, पूरी की पूरी पैकिंग पर वही रेट लगेगा, भले ही उसमें कोई 0 वाली आइटम भी होगी तब भी, और एक आइटम 18 वाली होगी तो उस 18 सारे पे लग जाएगा। पैकिंग को झांके, पैकिंग को अच्छी तरह परख लें और देखें किस चीज पे सबसे ज्यादा लग रहा है। बदकिस्मती से ऐसा ही है लक्ष्मण। बिल्कुल, ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है कि आपको गिफ्ट पैक में सबसे ज्यादा GST रेट वाले जो आइटम होंगे वही GST सारे आइटम पे लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं, कोई 4 आइटम है जिसपे GST लगता ही नहीं है और 5वां आइटम है जिसपे GST लग जाता है, तो आपको सारे पे GST चुकाना पड़ेगा। ये GST के तहत एक खास नियम है जिसको लेकर लोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए सिंह की आवाज।